हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह से आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पढ़ें, कैसे बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। बेटा, घर घर तक, हर घर मैग्नेट ब्रेन्स। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं, या और भी कई कारण हो सकते हैं, तो आप घर बैठे जब चाहे जब 24/7 कभी भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना आप वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। इस तरह से हर घर है अब मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके सभी मित्रों को भी पता चल जाए। आइए तो चलते हैं पाठ 14 के प्रश्नोत्तरों की तरफ। पाठ 14 का नाम है जन्म बाधा। सच में ये एक ऐसी कहानी है जिसमें उसके लिए तो जन्म एक बाधा ही है, एक परेशानी ही है। किसके लिए, कौन, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप सब कुछ सुनकर समझ सको। आओ चलते हैं और करते हैं पहला प्रश्न, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। यहां पर पहले आप एक छवि जरूर देख लो। जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक मासूम सी हाथ में है कलम और एक पेपर और लिख रही है कुछ सोच समझकर। आखिर वो कौन है और क्या लिख रही है, और उसके लिखने के बाद परिणाम क्या आया। नाम है गुड्डी, जो पत्र लिख रही है। किसे पत्र लिख रही है? गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, किसी को पता है क्या? किसे कहते हैं भाई? बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है, जैसे एक टीवी में भी बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं ना कि भाई ये है, यदि पिता मजदूरी कर रहा है तो उसका बेटा भी मजदूरी ही करेगा, और ठप्पा लगा दिया जाता था जमींदारों द्वारा कि अब तुम बंधुआ मजदूर हो। तुम्हारा मतलब, जो भी शिक्षा नहीं थी ना, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तो सबसे जोर जबरदस्ती से अंगूठे का निशान ले लिया जाता था और उनकी जमीन भी हड़प ली जाती थी। लेकिन ये तो हो गई बंधुआ मजदूर की कहानी। गुड्डी जो एक लड़की थी और अपने ही घर में रहती थी, उसने अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों की? बंधुआ मजदूर तो दूसरे के यहाँ जाकर बेचारा मेहनत और मजदूरी करता है, तो क्या गुड्डी बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करती थी? नहीं। फिर उसने अपने आप को बंधुआ मजदूर क्यों कहा? बिल्कुल, जो भी हर एक व्यक्ति के जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जिन्हें कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहा जाता है, उन सभी से गुड्डी तो पूरी तरह से क्या थी? वंचित। गुड्डी को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन उसके पास तो एक भी अधिकार नहीं था। हर अधिकार से उसको जैसे बहुत कोसों दूर रखा गया था। उसी के घर में बेटा, कहीं और नहीं। कैसे? उसके घर में ही उसे एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी मौका नहीं दिया जाता था। एक लड़की जो आंख खुलते ही, बल्कि सूरज से पहले जग जाती है और सबके सोने के बाद सारे बर्तन बर्तन मांज कर फिर सोती है, वो बंधुआ मजदूर नहीं तो और क्या है? जो जिस पर जिम्मेदारी के नाम पर थोपा जा रहा है क्योंकि वो लड़की है, तो ये बंधुआ मजदूर नहीं तो और क्या है? लड़की है, स्त्री है, नारी है, तुम्हें यही काम करना है। क्यों? अरे भाई, ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि हम बात करें आदि मानव की, जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जंगल में जानवरों का शिकार भी करते थे और जानवरों से अपनी रक्षा सुरक्षा भी दोनों मिलकर करते थे। धीरे धीरे जब कृषि का विस्तार हुआ तो वहां पर दोनों ने ये मतलब एक ऐसा सुझाया
कि चलो अब काम दो हैं, एक काम घर का है, एक काम बाहर का है, चलो मैं जा रहा हूं बाहर, तुम मुझे खाना बना देना, ऐसे ही। लेकिन समाज में धीरे धीरे उसको क्या मान लिया गया? उसको मान लिया गया कि लड़कियों और स्त्रियों का काम है सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद रहना। समझ में आया? और पुरुष अपना वर्चस्व बना गया, अपनी सत्ता जमाता गया और लड़कियों को गुलाम बनाता गया। तो गुड्डी को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच में सुस्ताने तक का उसको मौका नहीं दिया जाता था। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती थी। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता था, तुच्छ बताया जाता था, उसकी उपेक्षा की जाती थी कि तुम भला क्या कर सकती हो, घर का काम भी नहीं कर सकती हो सही से। सच में कैसे सहती होंगी लड़कियां ये सब, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते हैं ऐसा दुर्व्यवहार। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है, क्योंकि उसके साथ कोई भी आत्मीयता का व्यवहार नहीं करता था। सब अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते। उसके छोटे भाई बहन खा पीकर चले गए, कपड़े लत्ते भी उसे धोना है, बर्तन भांडे भी उसे साफ करना है, छुटकी को भी उसको संभालना है, घर की साफ सफाई, रसोई घर से लेकर सारी काम एक लड़की को। हद है। मां बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। क्यों? बताओ क्या कारण था गुड्डी के पांव में फुर्ती आने का? क्यों उसके पांव में फुर्ती आ गई और तेज तेज वो चलने लगी? क्योंकि आज वो फाइनली प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिख चुकी थी और उसे ये अपने मन में विश्वास हो गया था कि कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री जी मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे और मुझे इस गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा देंगे। इसलिए उसके पांव में फुर्ती आ गई। आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र ही मिलेगी। शीघ्र मतलब समझते हैं आप, जल्दी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई और साथ ही साथ लिखते समय वो कितनी कंफ्यूज्ड थी। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, सही होगा या गलत होगा, लेकिन कहा भाई जो हो मैं तो लिखूंगी। मेरी भावनाओं को समझेंगे ना प्रधानमंत्री जी। अब लिखा तो है, हिज्जे मिले मिलाकर लिखा है। यदि उच्चारण सही नहीं है या जो लिखा है वो सही नहीं है तो उसको ना देखा जाए, अर्थ तो समझ में आ रहा है ना। तो उसके मतलब एक आत्मविश्वास भर गया उसको कि चिट्ठी मैंने लिख दी है, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। इसलिए उसके पैरों में फुर्ती आ गई। पढ़िए एवं सोचकर उत्तर दीजिए। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हों पर बात तो सही है। ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? हिज्जे मतलब शब्द, मात्राएं गलत हो सकती हैं, अक्षर या वर्ण गलत लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो मेरी भावना है वो तो समझ जाएंगे ना प्रधानमंत्री जी। तो गुड्डी ने वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव किया जाता था। इसलिए गुड्डी ने यह सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब लिखना ही होगा। और उसका जो पत्र उसने लिखा और उससे वो बहुत खुश भी थी। अब आगे चलते हैं। यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को बतलाता है। सबसे पहला, दृढ़ विश्वास। उसको पक्का पूर्ण विश्वास हो चुका था कि मेरी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी और अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी आजाद पंछी की तरह उड़ूंगी। मैं भी
स्कूल जाऊंगी, मैं भी शिक्षा प्राप्त करूंगी, मैं भी अपनी मर्जी से आ जा सकूंगी कहीं भी। क्योंकि अभी तो जैसे उसके पाँव में बेड़ियां ही बंधी हैं, हाथों में जैसे हथकड़ियां ही बंधी हैं। ठीक है, भावनात्मक प्रधानता भी दिखाई गई है कि कितनी, मतलब वो भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग थी, मजबूत थी। टिकट कहां से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूं, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? टिकट कहां से लाती? क्या उसको बाहर कहीं आने जाने की अनुमति थी? बिल्कुल नहीं थी। घर के कामों से, कहा ना भी कि उसको इतने लगातार काम करने पड़ते थे कि बीच में सुस्ताने तक का समय नहीं मिलता था। सुस्ताने तक का मतलब थोड़ा सा भी वो आराम भी नहीं कर पाती थी। बिल्कुल एक के बाद एक काम, सुबह उठना है, चाय नाश्ता बनाना है, फिर खाने का टाइम हो गया, फिर बर्तन मांजना है, फिर नहाना धोना है, छोटे भाई बहनों को नहलाना धुलाना है, उनके कपड़े धोना है, फिर बर्तन मांजना है। उफ, हाँ, कैसे ये सब करती थी। तो अब वो कैसे लाए बेचारी टिकट? कौन सा टिकट लगेगा? चलो बिना ही टिकट के भेज देती हूं। क्यों सोचा ऐसा? लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, तो टिकट कहां से आएगा? इस व्यवस्था के कारण ही उसने सोचा कि मैं भला कैसे टिकट लाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही भेज दूंगी, वो प्रधानमंत्री जी समझ जाएंगे। यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाते हैं? कौन से वाक्य? टिकट कहां से लाऊं, यह वाक्य गुड्डी की विवशता को दर्शाते हैं। ठीक है, वो दर्शाते हैं कि किस तरह से जो गुड्डी है वो पूरी तरह से बेचारी मजबूर है, लाचार है, बेबस है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो यह वाक्य गुड्डी की विवशता को भी दर्शाते हैं। विवशता को क्या, कब दर्शाते हैं? कि मैं टिकट कहां से लाऊं, टिकट कहां से लाऊं, ये तो उसकी विवशता को दर्शा रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल में लिखा है कि ऐसे ही पहुंच जाएगा, लिखा है ना बेटा? हाँ, बिना टिकट के ही भेज देती हूं, वे तो समझ जाएंगे। बिना टिकट के ही भेज देती हूं, वे तो समझ जाएंगे, ये उसका विश्वास था। बिना टिकट के ही भेज देती हूं, तो ये उसका विश्वास था कि अब मैं जल्दी ही आजाद हो जाऊंगी। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसा लगता है आपको ये कहानी? आपको कैसी लगी? गुड्डी की स्थिति है वो कैसी लगी? प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचारों को लिखिए कि जो अभी हमने जाना गुड्डी के बारे में, घर गृहस्थी के काम करती है, सब कुछ करती है बेचारी, क्या है आखिर वो। हाँ, तो देखो, मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के और एक लड़की है, रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है, यदि कभी उसकी मां पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगाती है कि अब तक सो रही है, उठ, अब तक बिस्तर नहीं छोड़ा। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सभी के लिए भोजन पकाती है, फिर झाड़ू, बर्तन, बासन सब करती है। हर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। बिल्कुल, मैंने देखा है। उसके 4 भाई, जिसमें 2 रुखसाना से बड़े भी हैं और 2 रुखसाना से छोटे भी हैं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय किया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है और आप इस तरह से रुखसाना की पढ़ाई रोक नहीं सकते हैं। आप उसको शिक्षा ग्रहण करने दें। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे?
रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन ही मैंने देखा रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही है। वाह भाई, ये भी अच्छी बात है। इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हमने ये शीर्षक पढ़ा था तभी हम कह रहे हैं आखिर क्यों, क्या है ये जन्म बाधा, क्यों है? ठीक है, तो ये जो शीर्षक है ना बेटा, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को मैं तो कहूंगी कि पहले, जन्म से पहले ही उनको भ्रूण हत्या, सुनी होगी आपने, भ्रूण हत्या, जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता था। अब तो कानून है कि लिंग की जांच कराना अपराध है, तो कोई नहीं करा सकते। किसी को पता नहीं चलता है कि जन्म से पहले वो लड़का है कोख में, मां की कोख में, या लड़की। पहले पता करवा के और लड़की को मार दिया जाता था। सच में बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। ऐसे घर की बेटियों को बचपन से विविध जो भी घर के कार्य हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। बेटियों को मां के हर एक कार्यों में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? पूरी तरह से उसके मन में पक्के इरादे थे कि अब तो मुझे मुक्त होना ही है। ये जो गुलामी की जंजीरें मेरे हाथ पैरों में बंधी हैं, उनको तोड़कर खुले आसमान में उड़ना ही है। कैसे पता चला बताओ? गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना सबसे बड़ा सबूत है कि वो उड़ना चाहती है। अपने को बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत आदि बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए अब दृढ़ संकल्प है। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए कि अब गुड्डी ने तो लिख दी अपनी सारी बातें, क्योंकि भाई उससे तो वो तो सह रही है ना, इसलिए वो तो अपने विचारों को लिखेगी। लेकिन प्रश्न आया है कि इससे तो उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उत्तर बताना है कि अब जो लिखा उसने सही किया या नहीं किया। क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की मां करती। ठीक है, बिल्कुल, कि भाई यदि तुम्हें परेशानी होती है तो जो कार्य गुड्डी के द्वारा कराए जाते थे वो मां स्वयं कर लेती ना। उससे क्यों कराए जा रहे हैं भाई? उसको क्या स्कूल नहीं जाना है? गुड्डी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं गुड्डी की मां करती, लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको डराना है। और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते और उसकी शिक्षा के लिए उसकी मदद भी जरूर करते। तो उसने जो पत्र लिखा वो अपने तरीके से उसने बिल्कुल सही लिखा। बहुत बढ़िया। हम भी गुड्डी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि अब तो बेटा बहुत स्थिति हमारी सुधर गई है। अब तो आप देखते हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अभिनय का हो, चाहे सेना का हो, सुरक्षा का हो, नीति राजनीति का हो, सब में परचम फहरा रही हैं। तो आइए इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स के जरिए हम और आप बंधते हैं एक कड़ी में जो हमें एकता के सूत्र में भी बांधता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। तो बेटा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।